हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। चलिए आज नया सब्जेक्ट चालू कर लेते हैं और नए सब्जेक्ट का जो पहला टॉपिक है वो है पोटेंशियल वेल। लेकिन पोटेंशियल वेल में जो हम मोशन समझेंगे पढ़ेंगे वो है ऑसिलेटरी मोशन। इस वजह से हमारे टॉपिक का नाम हो जाएगा ऑसिलेटरी मोशन इन पोटेंशियल वेल। हाँ जी, हिंदी में देख लें एक बार। ये होगी दोलनी गति मतलब ऑसिलेटरी मोशन और इसका मतलब है विभव को। हिंदी मीडियम वाले एक बार ध्यान रखें कि आपको इंग्लिश के जो भी टर्मिनोलॉजी है उसको समझते हुए रहना है। कारण क्या है कि एग्जाम पेपर में कई बार हिंदी के क्वेश्चन ऐसे पूछ लिए जाते हैं या इस ऐसे वर्ड्स उसमें इस्तेमाल किए जाते हैं कि आपको समझ ही नहीं आएगा कि ये क्वेश्चन कहना क्या चाहता है। तो उस केस में आपको इंग्लिश का हेल्प लेना पड़ेगा। और दूसरा, एग्जाम पेपर के बाहर इंस्ट्रक्शन लिखा होता है कि आपके यदि क्वेश्चन पेपर में हिंदी वाले क्वेश्चन में मिसप्रिंट है या गलत है तो इंग्लिश वाला क्वेश्चन ही वैलिड होगा। तो उस केस में या उस केस को ध्यान में रखते हुए आप थोड़ा थोड़ा इंग्लिश को भी समझने की कोशिश करें। वैसे तो आपको आता सब कुछ है, फिर भी हम बता दिए एक बार, आपको काम आ जाएगा। चलिए, तो ऑसिलेटरी मोशन को क्या कहते हैं साहब? इसको कहते हैं दोलनी गति। तो विभव कूप को पढ़ने से पहले हम थोड़ी सी इंफॉर्मेशन दोलनी गति के बारे में ले लेते हैं, ऑसिलेटरी मोशन के बारे में ले लेते हैं। और ऑसिलेटरी जो मोशन है वो एक स्पेशल टाइप है। किसका? पीरियोडिक मोशन का। मतलब ऑसिलेटरी मोशन है तो पीरियोडिक ही, लेकिन उसका एक स्पेशल टाइप है। तो पहले हमको पीरियोडिक मोशन समझनी पड़ेगी, इसका मतलब आवर्त गति समझनी पड़ेगी। ठीक, चलिए, तो आवर्त गति को हम एक एग्जाम्पल से समझ रहे हैं, ध्यान से समझिएगा। ये हमारे पास एक सन है, सन का मतलब सूरज है, और सूरज के चारों ओर पृथ्वी चक्कर लगाती है। तो हमने यहाँ क्या किया, एक पृथ्वी को बना दिया। अब जब पृथ्वी चक्कर लगाती है तो हम दो बातें ध्यान से देख सकते हैं। पहली बात ये देख सकते हैं कि सर यदि पृथ्वी इस सूरज के चारों ओर चक्कर लगा रही है तो काफ़ी समय पहले से लगा रही है। लेकिन कॉमन बात क्या है कि उसके चक्कर का जो रास्ता है, जो पथ है, वो कॉमन है, वो हमेशा इसी रास्ते पे चक्कर लगाती है। तो हम क्या देखेंगे कि सर हमारा जो यहाँ पे पाथ है, हमारा जो पथ है, जो रास्ता है, वो कैसा है, कांस्टेंट है या नियत है। ठीक, दूसरी बात हम क्या देखते हैं? दूसरी बात हम देखते हैं कि सर ये जो चक्कर लगाती है ना, ये एक चक्कर को 365 दिन में पूरा कर लेती है। जब दूसरा चक्कर लगाएगी तब 365 दिन लेगी। इसका मतलब इसको एक चक्कर को या एक बार रास्ते को कवर करने में जो समय अंतराल लगता है, जो समय लगता है, वो भी कांस्टेंट है। तो क्या लिखेंगे हम लोग? टाइम पीरियड कैसा है जी, वो भी कांस्टेंट है। तो यही डेफिनेशन है आवर्त गति की। जब कोई पार्टिकल किसी निश्चित पथ को या फिक्स पाथ को सेम टाइम इंटरवल में रिपीट कर रहा है तो कौन सी मोशन हो जाएगी? आवर्त गति। आप लिख लीजिए, क्या हो जाएगा डेफिनेशन? जब एक कण या पार्टिकल किसी निश्चित रास्ते को या निश्चित पथ को समान समय अंतराल में रिपीट करता है, दोहराता है, तो मोशन कौन सी होगी भाई? आवृत्ति होगी। और हम बता दें इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, बताइए? पीरियोडिक मोशन। चलिए, अब हम देखते हैं कि आवर्त गति का ये स्पेशल टाइप क्यों है या दोलनी गति होती क्या है। इसको भी एक एग्जाम्पल से समझते हैं। सर ये हमारा सिंपल पेंडुलम है। सिंपल पेंडुलम का मीन पोजीशन यहाँ है और हम इसको मोशन करवाना चाहते हैं यहाँ से, मतलब ए पॉइंट से ले जाके हमने छोड़ दिया। फिर कहाँ आएगा ये? मीन पोजीशन पे। उसके बाद कहाँ जाएगा? बी पॉइंट पे। फिर क्या होगा? फिर लौटेगा सर, फिर वापस ए पे आ जाएगा। इसमें भी वही दो बातें कॉमन है। ए से चलेगा बी तक और बी से लौट के आएगा ए तक। तो ए से ए तक मतलब इनिशियल पॉइंट से, और फाइनल पॉइंट भी ए ही है। तो ए से ए तक गति में तय किया गया जो रास्ता है वो भी कांस्टेंट ही रहेगा यदि कोई फ्रिक्शन नहीं है तो। और हम मानते हैं कि आइडियल सिचुएशन है, कोई फ्रिक्शन है ही नहीं, तो इसका जो रास्ता कैसा है वो भी कांस्टेंट है। और ए से चलकर वापस ए तक आने में टाइम इंटरवल भी कांस्टेंट है। इसका मतलब सर ये जो मोशन है ना, ये आवर्त गति तो है ही, पीरियोडिक मोशन तो है। तो इसको ऑसिलेटरी क्यों कह रहे हैं? क्योंकि सर ये इसका मीन पोजीशन है, x बराबर 0 मान लेते हैं, और ये x बराबर 0 के दोनों तरफ मोशन हो रही है, इर्द गिर्द मोशन हो रही है, टू एंड फ्रो मोशन हो रही है। और भी समझो, दूसरा एग्जांपल क्या है कि सर ये स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम है। इसमें क्या होता है कि हम इसको फॉर एग्जांपल खींच के यहाँ तक ले आए और इसको हमने छोड़ दिया
यहाँ से छोड़ दिया तो हम क्या देखेंगे, इधर जाएगा, फिर इधर आएगा, फिर इधर जाएगा, इधर जाएगा। कहने का मतलब यदि ये मीन पोजीशन है तो मीन पोजीशन के इधर उधर गति होगी। गति कैसे होगी, समान रास्ते पे होगी और सेम इंटरवल में होगी। तो इसका मतलब हमारा क्या डेफिनेशन है इसका, ऐसी आवर्त गति जो एक पॉइंट के या एक निश्चित बिंदु के इधर उधर या टू एंड फ्रो हो, क्या कहलाएगी, ऑसिलेटरी मोशन। बात आ गई समझ में। जितनी भी ऑसिलेटरी मोशन है वो सभी कैसी होंगी, आवर्त गति, क्योंकि दो कंडीशन होनी चाहिए आवर्त गति के लिए, दोनों होनी चाहिए फुलफिल। इसका मतलब जितनी भी ऑसिलेटरी मोशन है सभी कैसी होंगी, आवर्त गति। लेकिन सभी आवर्त गति ऑसिलेटरी हो ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है। मतलब ये जो पॉइंट है ये तो पॉसिबल है, लेकिन ऑल जो है वो ऐसा नहीं होगा। चलिए डेफिनेशन तो आप लिख ली है, आप इसको थोड़ा थोड़ा समझने के लिए कहीं ना कहीं लिख लीजिए, फिर हम अगला टॉपिक चालू करते हैं, पोटेंशियल वेल के बारे में चालू करते हैं। लिखिए फटाफट। हाँ जी चलिए, देखो डेफिनेशन हमने जिस तरह आपको बोला है उसको आप नोट कर लें, क्योंकि आपको थोड़ी सी इंफॉर्मेशन चाहिए, जानकारी चाहिए, ठीक है। आप एज इट इज़ जो है लिख के तो पेपर में आने वाले नहीं हैं, लेकिन नोट्स बनाने इस वजह से हाथ के हम बोल भी रहे हैं। चलिए साहब, अब बताइए हमको कि पोटेंशियल एनर्जी फंक्शन किसका होता है। हमारी जो स्थितिज ऊर्जा होती है वो फंक्शन किस चीज़ का होता है, पोजीशन का, स्थिति का। तो हम ग्राफ बनाते हैं, लाइन टेढ़ा हो गया, इसको सीधा कर लेते हैं पहले। ये लीजिए, ये सर पोटेंशियल एनर्जी, और ये हमने ग्राफ बनाया पोजीशन का, क्योंकि हम जानते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी जो है पोजीशन पे डिपेंड करती है, या कहें पोटेंशियल एनर्जी जो होती है वो किसका फंक्शन होती है भाई, पोजीशन का, स्थिति का फंक्शन होती है। हम लिख भी देते हैं कि पोटेंशियल इज द फंक्शन ऑफ एक्स वाई और जेड। लेकिन पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन किस चीज़ के लिए होती है, कंजर्वेटिव फोर्स के लिए, संरक्षी बल के लिए। ये भी इंपॉर्टेंट बात है, पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन की जाती है कंजर्वेटिव फोर्स के लिए, मतलब संरक्षी बलों के लिए। और कंजर्वेटिव फोर्स यदि है, इसको F मान लें, तो F और U में रिलेशन क्या है सर, बड़ा सिंपल सा रिलेशन है, F बराबर माइनस डेल U। U तो स्केलर क्वांटिटी है, अदिश राशि है, तो ये सदिश होगा तो ये भी सदिश होगा। बात आया समझ में आपको। तो इसको हम ग्राफ ड्रॉ करें तो ग्राफ कुछ इस तरह का हम ले लेते हैं, ये जी। आप सोचेंगे सर आपने ऐसा ही ग्राफ क्यों लिया है, उसका कारण क्या है कि इस ग्राफ में आप देख रहे हैं बड़े उतार चढ़ाव हैं। कई पोजीशन ऐसी भी है जो मिनिमा की है, कई पोजीशन कैसी है मैक्सिमा की है। इसका मतलब इस ग्राफ में हम हर एक नेचर को स्टडी कर सकते हैं, जब पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा हो कम हो तो हर तरह का पॉसिबिलिटी हमको मिल जाएगा। इस वजह से हमने इस तरह के ग्राफ को बना लिया है। चलिए हम इसको थोड़ा सा और एक्सप्लेन करें तो एफ वेक्टर में तीनों चीज़ें हैं, तीनों डायरेक्शन है, तो क्या लिख सकते हैं, एफ एक्स आई कैप प्लस एफ वाई जे कैप प्लस एफ जेड के कैप बराबर, ये क्या है जी, डेल है। और इसको हम अच्छे से जानते हैं, माइनस तो हमारा बाहर ही है, डेल अपॉन डेल एक्स यू आई कैप डेल अपॉन डेल वाई यू जे कैप, और क्या आ जाएगा, डेल अपॉन डेल जेड यू के कैप। हमको केवल एक्स डायरेक्शन में चाहिए, क्योंकि हम एक्स डायरेक्शन में ही स्टडी कर रहे हैं। तो हमने क्या किया, एफ एक्स निकाला, हमको क्या मिला, माइनस डेल यू अपॉन डेल एक्स। यदि वेक्टर लिखोगे तो यहाँ आई कैप लगा दोगे, और यदि मैग्नीट्यूड लिखोगे तो आई कैप लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसका आई कैप का जो मैग्नीट्यूड है वो 1 ही होता है, वो यूनिट वेक्टर है। आगे बात समझ में, हाँ जी। इसको मतलब समझो जरा, इसका क्या है, यदि पोटेंशियल एनर्जी में एक्स के सापेक्ष बदलाव हो रहा है तो हमको क्या मिलेगा, फोर्स मिलेगा। और यदि स्थितिज ऊर्जा में स्थिति के सापेक्ष बदलाव नहीं हो रहा है तो हम क्या कहेंगे, फोर्स कितना है, 0। चलो इधर देखो, ये जो पॉइंट है ये कैसे पॉइंट है, यहाँ कितनी है, यहाँ हमारी स्थिति ऊर्जा मिनिमम है। और ये जो पॉइंट है सर, इस पर हमारी स्थिति ऊर्जा कैसी है, वो मैक्सिमम है। ठीक, कुछ और पॉइंट्स दिखाई दे रहे हैं, इसको ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं, इसको सी मान लेते हैं, और इसको डी मान लेते हैं। कुछ और स्टडी कर लेते हैं पॉइंट्स को, इसको पी मान लो साहब, इसको क्यू मान लो। बात आ गया समझ में।
डेल यू अपॉन डेल एक्स है, जो डेल एक्स है इसको ऐसा भी तो लिख सकते हैं, क्योंकि अब तो एक ही फंक्शन पे डिपेंड है, तो एक ही फंक्शन वाले में तो कंप्लीट इंटीग्रेशन हो सकता, सॉरी कंप्लीट डिफरेंशिएशन हो सकता है, माइनस डी अपॉन डी एक्स। ये आपको जो डी अपॉन डी एक्स दिखाई दे रहा है, कहीं ये स्लोप तो नहीं है किसका, यू एक्स कर्व का। क्या है वो, स्लोप है किसका, यू एक्स कर्व का। और स्लोप समझ लें यदि हम एक बार, तो क्या होता है कि यदि सर ये वाई डायरेक्शन है, यदि ये एक्स है और हमारा ग्राफ कुछ इस तरह है, तो बताइए इस पॉइंट पर इसका स्लोप क्या होगा। हम क्या करते हैं सर, जिस पॉइंट पे आप स्लोप पूछ रहे हैं उस पॉइंट पे हम एक टेंजेंट खींच देते हैं, स्पर्शरेखा खींच देते हैं, उसका हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल देख लेते हैं। यदि ये एंगल छोटा आता है 90 से, तो हम कहते हैं कि हमारा जो टेन थीटा है, जो स्लोप को बताता है, वो कैसा होता है सर, वो पॉजिटिव होता है। और टेन थीटा का मतलब ही क्या होता है, डी वाई अपॉन डी एक्स होता है। तो डी वाई अपॉन डी एक्स पे कैसा आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। दूसरा कंडीशन क्या हो सकता है सर, दूसरा हो सकता है, इस ग्राफ को ध्यान से समझना। आपको ऐसा लग रहा है सर स्लोप समझा रहे हैं, तो हमको बचपन से आते हैं, स्लोप इसलिए समझा रहे हैं क्योंकि ये समझ में आया तो ये ग्राफ समझ में आ जाएगा, आपको पोटेंशियल वेल समझ में आ जाएगा। और दूसरी बात, कई सारे एस्पिरेंट ऐसे जुड़ रहे हैं आरपीएससी से जिनका बेसिक नॉलेज जो होता है वो थोड़ा सा नहीं ले पाते हो किसी भी वजह से, तो हम चाहते हैं कि बता दिया जाए आपको, ठीक है। तो ये वेस्टिंग ऑफ टाइम नहीं है, आप इसको अच्छे से समझें, जिसको आता है वो भी देखें। हमको क्या करना है, हमको इस पॉइंट पे टेंजेंट खींच के स्लोप का पता लगाना है। और यदि ये वाई है और ये एक्स है, तो हम क्या करने वाले हैं, हम इसको ऐसे लाइन खींचेंगे और यहाँ से इसका एक एंगल देख लेंगे। क्या देखेंगे कि सर थीटा ग्रेटर देन 90 आ रहा है, इसका मतलब क्या होगा कि सर यहाँ जो टेन थीटा होगा वो यदि 90 से ज़्यादा है तो नेगेटिव होता है, और जो डी वाई अपॉन डी एक्स भी क्या हो जाएगा, नेगेटिव। आ रहा है बात समझ में। चलिए एक स्थिति और ले लेते हैं लास्ट, फिर आपको ग्राफ से समझाते हैं। लास्ट स्थिति ये है कि ये y है और ये x है। फॉर एग्जाम्पल ग्राफ आ गया, ये रहा, ये हमारा ग्राफ है, मतलब x के सापेक्ष y नहीं बदल रहा, हमेशा y वही है, ठीक। तो इस केस में टेंजेंट खींचेंगे कैसे, इसी के ऊपर आ जाएगी। टेंजेंट क्यों खींचेंगे, क्योंकि हमको स्लोप चाहिए। तो टेंजेंट यदि इसी रेखा के ऊपर आ गई, कर्व के ऊपर आ गई, तो थीटा बराबर कितना, 0 डिग्री। और थीटा बराबर यदि 0 डिग्री है तो टेन थीटा बराबर कितना, वो भी 0 डिग्री। डी वाई अपॉन डी एक्स कितना सर, वो भी जीरो, क्योंकि टेन थीटा क्या होता है, डी वाई अपॉन डी एक्स। इसका मतलब क्या है कि यदि डी वाई अपॉन डी एक्स 0 है, इसका मतलब y में x के सापेक्ष परिवर्तन नहीं हो रहा, जो आपको दिखाई दे रहा है। देखो y नियत है, कांस्टेंट है, और कांस्टेंट राशि का यदि डिफरेंशिएशन करोगे तो 0 ही आएगा। आ रहा है ना बात समझ में। अब तीनों ही कंडीशन को यहाँ देखो। चलिए पहला ए पॉइंट ले लेते हैं। तो ए पॉइंट पे यदि आप स्लोप देखना चाहते हैं तो टेंजेंट खींचेंगे, खींच दिया टेंजेंट। हॉरिजॉन्टल कहाँ है, हॉरिजॉन्टल भी यही है। तो एंगल कितना जी, एंगल हो गया थीटा 0 डिग्री। 0 डिग्री है तो इसका जो स्लोप आएगा डी यू अपॉन डी एक्स, वो कितना आएगा, 0 आएगा। 0 आएगा तो हम क्या देख पा रहे हैं, पहले आप ऐसा करो, इसको लिखो, जिससे हम ऐसा करो, इसको लिख लो फटाफट, जिससे हम यहाँ लिखेंगे कुछ, आपको समझ आ जाएगा। फटाफट करें। हाँ जी, हटा दें, इसको हटा दें क्या। चलिए बोर्ड पे देखिए, ये ए पॉइंट पे थीटा बराबर 0 है। ए पॉइंट पे हम क्या देखें, थीटा बराबर 0 डिग्री, इसका मतलब टेन थीटा कितना सर, वो भी 0। और टेन थीटा 0 है तो सर डी यू अपॉन डी एक्स कितना, वो भी 0 है। और डी यू अपॉन डी एक्स 0 है तो समीकरण नंबर 1 से हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं कि फोर्स कैसा है सर, वो भी 0 है। इसका मतलब पॉइंट ए पर सेम कंडीशन पॉइंट बी पे होगी, सेम कंडीशन पॉइंट सी पे होगी, सेम कंडीशन पॉइंट डी पे होगी। तो हमारे ए बी सी डी जो 4 पॉइंट हैं, इन पर थीटा बराबर 0 डिग्री होने के कारण टेन थीटा 0 होगा, डी यू अपॉन डी एक्स 0 होगा, फोर्स 0 होगा। तो हम ये बात नोट कर देते हैं कि ए बी सी और डी पॉइंट पे फोर्स 0 है। और एक बात ध्यान रखो, किसी भी पॉइंट पे यदि फोर्स 0 आ रहा है तो इसका मतलब वो इक्विलिब्रियम पॉइंट है, मतलब वो संतुलन बिंदु है। तो इसका मतलब ए बी सी डी हमारे कैसे पॉइंट हैं, ये हमारे
इक्विलिब्रियम पॉइंट है, मतलब संतुलन बिंदु हैं। लेकिन इनमें से ए और बी जो पॉइंट हैं वो है स्टेबल इक्विलिब्रियम पॉइंट, स्थायी संतुलन बिंदु। हम दोनों मीडियम का ख्याल रखते हैं, ठीक है। और हमारे जो सी और डी पॉइंट हैं वो हैं अनस्टेबल इक्विलिब्रियम पॉइंट्स। अब सर ये बात तो ठीक आ गई समझ में कि फोर्स 0 है तो आपने इक्विलिब्रियम पॉइंट कह दिया, लेकिन ये हमारी समझ से बाहर चल रहा है कि ए और बी को आपने स्थायी संतुलन बिंदु क्यों कहा और सी और डी को आपने अस्थायी या अनस्टेबल क्यों कहा। तो चलिए इसके बारे में भी हम थोड़ा थोड़ा खोजबीन कर लेते हैं। चलिए आप सोच के बताइए कि हम स्थायी बिंदु क्यों इसको बोल रहे हैं, कुछ जवाब मिलेगा आपको। हाँ जी बता दीजिए क्या आंसर आ रहा है। नहीं पता, चलिए स्टडी कर लेते हैं। स्थायी बिंदु का मतलब, स्थायी संतुलन बिंदु का मतलब यह है कि फॉर एग्जाम्पल हमने एक बॉल ले ली प्लास्टिक वाली, उस बॉल को हमने यहाँ रखा और छोड़ दिया, तो हमने क्या देखा, बॉल कहाँ आएगी सर, कॉमन सेंस की बात है, नीचे आएगी, ठीक है। हमने यहाँ बॉल को रखा फिर भी वो नीचे आ गई। इसका मतलब यहाँ रखी हुई बॉल को आप थोड़ा सा इधर डिस्प्लेस करोगे तब भी वो नीचे की तरफ आएगी, या यहाँ रखी हुई बॉल को आप इधर डिस्प्लेस करोगे तब भी वो उसी पॉइंट पे आएगी। तो यहाँ जो पार्टिकल है वो इसी पॉइंट के आसपास मोशन करेगा, इसी पॉइंट की तरफ आना चाहेगा। तो ये हो गया स्टेबल इक्विलिब्रियम पॉइंट। यदि यहाँ हम किसी बॉल को रखते हैं तो बॉल को थोड़ा सा डिस्प्लेस करेंगे तो बॉल सीधा नीचे आ जाएगी, और थोड़ा सा इधर डिस्प्लेस करेंगे तो बॉल नीचे आ जाएगी। इसका मतलब यहाँ बॉल जो है वो अस्थायी है। तो ये कौन सा पॉइंट है, अनस्टेबल पॉइंट, और ये कौन सा पॉइंट है, स्टेबल पॉइंट। सिमिलरली यहाँ होगा। आपने कहा, आप सोच रहे होंगे कि सर ये बातें तो थियोरेटिकल हैं, समझने में बढ़िया लग रहा है, लेकिन हमको ये बताओ कि वास्तविकता में बॉल नीचे क्यों आ रही है, क्या वजह है कि यहाँ से छोड़ने के बाद बॉल नीचे आ रही है। और यदि ये वजह आप समझ पाते हैं तो मैक्सिमा और मिनिमा का जो कॉन्सेप्ट होता है ना, जो हम बचपन से पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, जैसे कोई भी फंक्शन दे दिया, पोटेंशियल एनर्जी बराबर हाफ, चलो हाफ छोड़ो, ax² माइनस bcx³, बताइए किस पॉइंट पे मैक्सिमा होगा, किस पॉइंट पे मिनिमा होगा, ऐसा क्वेश्चन पूछ लेते हैं। तो यहाँ मैक्सिमा और मिनिमा जो कॉन्सेप्ट होता है ना, वो यहीं से आता है। तो आप पहले ऐसा करें, इस पॉइंट्स को लिख लें, वो आपने लिख लिया होगा, इसको हम हटा देते हैं, जिससे आगे की कार्रवाई चालू करते हैं। चलिए फटाफट आपको समझाते हैं प्रैक्टिकली होता क्यों है ऐसा। ये काम आएगा क्या, नहीं ये काम नहीं आएगा, हटा देते हैं, काम आएगा तो वापस लिख देंगे। चलिए देखिए बोर्ड पे ध्यान से। सर ऐसा करें, इस पॉइंट को हम ए डैश मान लें, इस पॉइंट को ए डबल डैश मान लेते हैं। ध्यान से समझिएगा, ये ए डैश वाला पॉइंट इस पोजीशन पे है, और इसका यदि हम स्लोप निकालें तो जरा बताइएगा। सर यहाँ टेंजेंट खींचेंगे आप, हॉरिजॉन्टल के साथ इसका एंगल देखेंगे, थीटा ग्रेटर देन 90 आ रहा है, और 90 आने की वजह से हमारा जो टेन थीटा होगा वो कैसा होगा सर, वो नेगेटिव होगा। यदि टेन थीटा नेगेटिव है तो du/dx कैसा होगा, वो नेगेटिव होगा। और हमारी इक्वेशन नंबर 1 क्या कहती है, वो कहती है कि फोर्स लिखो, माइनस लगाओ, जो आपका आंसर आ रहा है du/dx का वो यहाँ लिख दो। तो फोर्स लिख दिया, माइनस लगा दिया, du/dx कैसा है, नेगेटिव है, और नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि ए डैश पॉइंट पे फोर्स किस डायरेक्शन में लग रहा है, पॉजिटिव डायरेक्शन में। तो पॉजिटिव डायरेक्शन तो ये वाली है ना, ये थोड़ा ही है, तो पॉजिटिव डायरेक्शन में फोर्स लगेगा नीचे की तरफ, इधर, ठीक। इसका मतलब बॉल कहाँ आएगी, नीचे की तरफ। और समझो एक बार और, इस बार हम कंसीडर कर रहे हैं ए डबल डैश पॉइंट। इस पे हम देखेंगे कि किस फोर्स की वजह से बॉल नीचे आती है। तो ये रहा जी हमारा इस टाइप का है ग्राफ, ये हमारा ए डबल डैश पॉइंट है। चलो खींचो टेंजेंट, देखा हमने ओरिजिनल के साथ थीटा, थीटा आ रहा है लेस देन 90 सर, लेस देन 90 की वजह से टेन थीटा कैसा सर, वो आ गया पॉजिटिव।
टेन थीटा यदि पॉजिटिव आ गया तो डी अपॉन डी एक्स कैसी आ गई, वो भी पॉजिटिव है सर, और पॉजिटिव होने की वजह से यहाँ रखो वैल्यू, तो एफ बराबर सर नेगेटिव डी अपॉन डी एक्स कैसा पॉजिटिव, और आंसर कितना है आपका नेगेटिव। तो फोर्स किस डायरेक्शन में, नेगेटिव में, नेगेटिव कहाँ है पीछे की तरफ, तो ये फोर्स लग जाएगा। तो ए डबल डैश पॉइंट पे फोर्स लग रहा है नीचे की तरफ, ए डैश पे पॉइंट लग रहा है फोर्स लग रहा है पॉजिटिव की तरफ, तो बॉल तो नीचे ही आएगी ना। यहाँ देख लो, माने इस बॉल को यहाँ डिस्प्लेस किया इस पॉइंट पे, तो यहाँ टेंजेंट खींचो, और टेंजेंट देखा हमने कितना डिग्री का कौन है, थीटा, थीटा ग्रेटर देन 90 है, ग्रेटर देन 90 है तो नेगेटिव 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 पॉजिटिव पॉजिटिव, इसका मतलब यहाँ फोर्स पॉजिटिव डायरेक्शन में होगा, पॉजिटिव ये रही तो बॉल नीचे आ जाएगी। सिमिलरली चेक कर लो इस पॉइंट पे भी, इस पॉइंट पे आप टेंजेंट खींचोगी तो लेस देन 90 आएगा, लेस देन 90 की वजह से यहाँ फोर्स कैसा आएगा, पॉजिटिव डायरेक्शन, सॉरी नेगेटिव डायरेक्शन में, तो बॉल नीचे आ जाएगी। तो इस पॉइंट पे फोर्स की वजह से बॉल यहाँ रहना चाहती है, और इस पॉइंट पे फोर्स की वजह से बॉल नीचे आना चाहती है। तो आप क्या करें, इस सबको उतार लें, आपको समझ में आ जाएगा खुद ब खुद। ठीक है, आपने लिख लिया यहाँ तक और इसको भी समझ लिया होगा। एक बात ध्यान रखना, यहाँ पे जो स्थायी संतुलन बिंदु है, मतलब स्टेबल इक्विलिब्रियम पॉइंट है ए और बी, इस पर हमारी पोटेंशियल एनर्जी कैसी है सर, ये है यू मिनिमम, ये ध्यान रखना जी। और हमारे जो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम पॉइंट हैं सी और डी, यहाँ क्या होगा, यू होगा मैक्सिमम, चाहे आप इस बात को अलग से लिख लें, यू मिनिमम होगा तो हमको क्या मिलेगा, स्टेबल इक्विलिब्रियम पॉइंट, और यदि हमारा यू मैक्सिमम है वो कैसा होगा, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम पॉइंट। एक बात और, ये कहलाता है मिनिमा और ये कहलाता है मैक्सिमा। ठीक है, हम इसके न्यूमेरिकल्स करेंगे सबके। तो चलिए पहले छोटा सा न्यूमेरिकल लेते हैं इस पॉइंट्स की को समझने के लिए। ध्यान से समझिएगा, आपका क्वेश्चन है, आप चाहे लिख सकते हैं। लिखिए क्वेश्चन, एक स्थितिज ऊर्जा समीकरण मतलब पोटेंशियल एनर्जी इक्वेशन दे रखी है आपको, U बराबर ए कॉस एल्फा एक्स, देन फाइंड, मतलब आपको पता लगाना है, ज्ञात करना है, क्या करना है, हमको पोजीशन बताओ जहां स्टेबल इक्विलिब्रियम पॉइंट मिलेगा। क्या फाइंड आउट करना है, पोजीशन एट विच स्टेबल इक्विलिब्रियम पॉइंट अपन को मिलने वाले हैं। चलिए, तो क्या निकालना है, पोजीशन निकालनी है, या कहें तो वैल्यू x की निकालनी है, किसके लिए, स्टेबल इक्विलिब्रियम पॉइंट के लिए। ऐसे भी कह सकते हैं कि हमको वो स्थिति या वो x का वैल्यू बताओ जिस पर हमको स्टेबल इक्विलिब्रियम पॉइंट पता होगा। और ऑप्शन आपको दे रखे हैं, ऑप्शन ए है सर 2n+1 बाई पाई अपॉन 2, ऑप्शन बी है 2n+1 पाई अपॉन एल्फा, ऑप्शन सी है 2n-1, 2n-1 तो ठीक नहीं रहेगा, 2n पाई कर लेते हैं, 2n पाई अपॉन एल्फा, और ठीक है, ऑप्शन डी है 2n पाई अपॉन एक्स। ऑप्शन चारों हैं, आपको बताना है कि फाइंड द पोजीशन x का वैल्यू बताओ जहाँ स्टेबल इक्विलिब्रियम पॉइंट मिलेंगे। तो देखिए, स्टेबल इक्विलिब्रियम पॉइंट मिलते हैं जब u मिनिमम होती है, इसका मतलब u दे रखी है तो u मिनिमम कैलकुलेट कर लो ना सर। और u मिनिमम के लिए क्या होगा सर, a जो है वो तो कांस्टेंट है, इसका मतलब इसका तो मिनिमम में कोई इन्फ्लुएंस नहीं है। इन्फ्लुएंस किसका है, कॉस एल्फा एक्स का। कैसे पता चला सर, u मिनिमम के लिए कॉस एल्फा एक्स को मिनिमम होना पड़ेगा, और कॉस एल्फा की मिनिमम वैल्यू क्या होती है, -1। किस पे होती है सर, वो होती है कॉस 2n+1 पाई पे होती है, मतलब पाई, 3 पाई, 5 पाई पे क्या होती है, कॉस की वैल्यू -1 होती है। इसका मतलब एल्फा एक्स बराबर 2n+1 पाई, और यहाँ बताइए x बराबर क्या आ गया, 2n+1 पाई अपॉन एल्फा। तो आपका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन बी। इसका मतलब x बराबर पाई अपॉन एल्फा पे n का वैल्यू 0 से चालू है, ध्यान रखना, ठीक है।
एन का वैल्यू कहाँ से चालू है सर, 0 से लेके आगे तक है। तो पहली वैल्यू कौन सी है जहाँ स्टेबल इक्विलिब्रियम पॉइंट मिलेगा, पाई अपॉन अल्फा, दूसरी 3 पाई अपॉन अल्फा, तीसरी 5 पाई अपॉन अल्फा। ठीक है, स्टेबल इक्विलिब्रियम पॉइंट का मतलब ऐसे पॉइंट्स आपको मिलते जाएंगे। अरे बात आ गया समझ में, आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, आप इसको नोट कर लीजिए और आगे हम बेवकूफ़ का डेफिनेशन समझते हैं। चलिए फटाफट नोट कीजिए आप। समझ आ रहा है आपको? चलिए सर आगे बढ़े, इसको भी हटा दें, इसको हटाने की ज़रूरत नहीं है, इसको साफ करने का ज़रूरत है। चलिए इस ग्राफ का पुनर्निर्माण कर रहे हैं। तो पुनर्निर्माण में ये लो जी, तो अच्छा नहीं हुआ बट एक बार और रिपीट कर लेते हैं। ठीक है, माना कि ये अच्छा है, हम मानते हैं कि ये पॉइंट ए है और इसके बारे में आपको बता ही दिया था ये सी है। यहाँ कुछ माना हुआ था, ये पी पॉइंट माना था और ये क्यू पॉइंट माना था। यदि आपने वो लिख लिया है तो अब यहाँ देखें, अब हम पोटेंशियल वेल की डेफिनेशन देख रहे हैं, क्योंकि पोटेंशियल वेल की डेफिनेशन अब हम देख सकते हैं। सर हमको ये बस ये बता दो कि पी पॉइंट पे, या हम मानते हैं कि ये मैक्सिमम पॉइंट है, ऐसे मान लो कि ये पी और क्यू पॉइंट जो है आगे ग्राफ ही नहीं है, ये मैक्सिमम पॉइंट है। तो पी पॉइंट पे हमारी जो स्थितिज ऊर्जा होगी अब मैक्सिमम होगी, कहाँ हो जाएगी, यहाँ हो जाएगी कि सर यहाँ क्या होगा, यू मैक्स। यहाँ यदि पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है तो काइनेटिक एनर्जी कैसी है, 0। और ये भी पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम वाला पॉइंट है तो काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, 0। यहाँ क्या होगा, यहाँ U है मिनिमम, और यदि पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम है तो काइनेटिक एनर्जी कैसी होगी सर, मैक्सिमम होगी। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, क्योंकि ये कंजर्वेटिव फोर्स के लिए डिफाइन है, और कंजर्वेटिव यदि फोर्स है तो वहाँ मैकेनिकल एनर्जी हमेशा कंजर्व होती है। ध्यान रखना क्या होती है, मैकेनिकल एनर्जी, मतलब टोटल एनर्जी हमेशा कैसी रहेगी, कंजर्व रहेगी, बराबर रहेगी। तो यदि ये मैक्सिमम होगी तो इसको मिनिमम होना पड़ेगा, और यदि ये मिनिमम होगी तो इसको मैक्सिमम होना पड़ेगा। तो पी पॉइंट पे जो ग्राफ है हम देखते हैं, इसका स्लोप क्या आएगा सर, इसका स्लोप आएगा ग्रेटर देन 90 आ रहा है, इसका मतलब ग्रेटर देन 90 है, और 90 जब ग्रेटर देन होता है ना सर, जब टेन थीटा होता है नेगेटिव, और टेन थीटा नेगेटिव है तो उसका उल्टा होता है फोर्स पॉजिटिव। तो फोर्स कहाँ लगेगा, पॉजिटिव डायरेक्शन में। इसका मतलब इस पॉइंट पे यदि हमारा पी पॉइंट पे कोई बॉल है तो वो कहाँ आएगी, नीचे की तरफ, या कहें तो स्टेबल इक्विलिब्रियम पॉइंट की तरफ। सिमिलरली यहाँ कोई बॉल रखी है और यहाँ हमने देखा स्लोप तो लेस देन 90 आ रहा है, तो फोर्स भी नेगेटिव आएगा, क्योंकि टेंजेंट क्या है, सॉरी इसका स्लोप क्या है, पॉजिटिव, तो फोर्स कैसा होगा, नेगेटिव, नीचे की तरफ। हाँ जी, पोटेंशियल वेल की डेफिनेशन सुनिए आप। स्टेबल इक्विलिब्रियम पॉइंट के इधर उधर जो मैक्सिमम एनर्जी वाले पॉइंट हैं पी और क्यू के मध्य का जो पूरा एरिया है, जिसमें जो एरिया बाउंडेड है, जो एरिया परिबद्ध है, वो क्या कहलाएगा, पोटेंशियल वेल। रिपीट कर रहे हैं, स्टेबल इक्विलिब्रियम पॉइंट मतलब स्थायी संतुलन बिंदु के इधर उधर जो P और Q बिंदु है, इसके मध्य का जो एरिया है या जो परिबद्ध एरिया है या बाउंडेड एरिया है, वो क्या कहलाएगा, हमारा पोटेंशियल वेल। ठीक, पोटेंशियल वेल में एक मिनिमम ऊर्जा है, एक मैक्सिमम ऊर्जा है, तो इनके बीच का जो अंतर है वो क्या कहलाएगी, पोटेंशियल बैंड की बंधन ऊर्जा। मतलब इसकी जो पोटेंशियल वेल है, इसकी बाइंडिंग एनर्जी जो होगी वो इन दोनों ऊर्जाओं के अंतर के बराबर होगी। बात आ रहा है समझ में? ये डेफिनेशन आप लिख लीजिए कि स्टेबल इक्विलिब्रियम पॉइंट या स्थायी संतुलन बिंदु के दोनों तरफ P और Q के मध्य परिबद्ध क्षेत्रफल को पोटेंशियल वेल कहेंगे या विभव कूप कहेंगे। ये भी लिख सकते हैं कि विभव कूप में मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी और मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी का जो अंतर है, जो डिफरेंस है, वो बाइंडिंग एनर्जी के इक्वल होगा। चलिए, ये बात यदि आपको समझ में आ गई है तो हम आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा और। सर ये जो ग्राफ है ना, इसका सॉल्यूशन यदि आप निकालना चाहते हैं तो हम इस्तेमाल करते हैं टेलर सीरीज। कौन सी सीरीज एक्सप्लेन करते हैं?
टेलर सीरीज, ये लिख लिया है ना, चलो। और टेलर सीरीज एक्सप्लेन करने के बाद जो हमको रिजल्ट मिलता है वो हम आपके सामने लिख देते हैं, क्योंकि हम पूरा डेरिवेशन तो नहीं कराएंगे, क्योंकि 2 लेक्चर इसी में निकल जाएंगे फिर हमारे, और हमको रिजल्ट से ही मतलब है। चलिए, तो ध्यान रखें, हमारा जो टेलर सीरीज लगाने के बाद जो हमको रिजल्ट मिलता है पोटेंशियल एनर्जी का, वो मिलता है हाफ के एक्स स्क्वायर प्लस हाफ के डैश एक्स क्यू सो ऑन, एक्स की पावर बढ़ती हुई जाएंगी। आपके पास क्या मिल गया आपको? पोटेंशियल एनर्जी। हमको फोर्स निकालना है सर, तो फोर्स का क्या है? माइनस, बताइए, यदि एक्स डायरेक्शन में तो डी डेल यू अपॉन डेल एक्स कर दो, तो क्या आ जाएगा? एफ बराबर माइनस के एक्स माइनस 3/2 के डैश एक्स स्क्वायर। हमको क्या करना है कि यदि सर हमारा एक्स बहुत छोटा हो, वेरी स्मॉल, वेरी स्मॉल से मतलब सबसे पहले तो ये बताओ सर एक्स क्या चीज़ है? एक्स एंड डिस्प्लेसमेंट है। पार्टिकल को हमने केवल यहाँ से जरा सा शिफ्ट किया, यहाँ तक, इसको यहाँ शिफ्ट किया, तो हमारा जो डिस्प्लेसमेंट है वो यदि बहुत छोटा है तो छोटे की पावर यदि ज़्यादा होंगी तो नेग्लिजिबल हो जाएगा। इस वजह से हम क्या करेंगे कि x की जो पावर है उसको नेग्लिजिबल मानते हुए हम लिखेंगे u बराबर हाफ के एक्स स्क्वायर, और इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो फोर्स मिलेगा माइनस के एक्स। सर ये क्या लिया है? ये तो बहुत फेमस चीज़ है, और इस फेमस चीज़ को लाने के लिए ही हमने सारा प्रपंच किया है। समझो ध्यान से, ये जो छोटी सी बात लिख रही है ना, ये जनरेशन है एसएचएम मोशन का, सिंपल हार्मोनिक मोशन का। कैसे? डेफिनेशन क्या है सर एसएचएम मोशन की? ऐसी एसिलेटरी मोशन, मतलब ऐसी दोलनी गति, ऐसी ऑसिलेटरी मोशन जिसमें पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट यदि स्मॉल हो तो वही ऑसिलेटरी मोशन क्या कहलाएगी? एसएचएम मोशन। एसएचएम मोशन होने के लिए डिस्प्लेसमेंट जो है वो बहुत कम होना चाहिए, नेग्लिजिबल होना चाहिए। पेंडुलम होता है, यदि पेंडुलम का डिस्प्लेसमेंट यहाँ तक हो रहा है तो वहाँ एसएचएम डिफाइन ही नहीं होगी। पेंडुलम के लिए लेस देन 5 डिग्री के आसपास अपन को मोशन चाहिए, ये भी बहुत ज़्यादा हो गया। मतलब हम चाहते हैं कि लगभग सीधी लाइन में ही मोशन होती रहे। कौन सी मोशन? एसएचएम मोशन। तो ये जो दोनों चीज़ हैं ये कब मिली है हमको? जब हमारा x बहुत छोटा था, और x जब छोटा होता है तो कौन सी मोशन होती है जी? एसएचएम होती है। इसका मतलब ये दोनों ही इक्वेशन किसकी हैं? एसएचएम की है। ठीक है, ये कहलाता है हमारा प्रत्यानयन बल या रीस्टोरिंग फोर्स। क्या कहलाता है हमारा? प्रत्यानयन बल या रीस्टोरिंग फोर्स। और ये हमारी पोटेंशियल एनर्जी है ही। ठीक है, चलिए फटाफट इसको नोट कर लीजिए और हम आगे लिखते हैं। एक लाइन नोट कर लेना, हम वापस बोल रहे हैं, ऐसी दोलनी गति या ऐसी ऑसिलेटरी मोशन जिसके लिए डिस्प्लेसमेंट बहुत छोटा हो, वहाँ जो मोशन प्राप्त होगी वो कौन सी होगी? एसएचएम होगी या सिंपल हार्मोनिक मोशन होगी। चलिए, हाँ जी आगे बढ़े। हाँ जी, चलिए एक न्यूमेरिकल करवा देते हैं जिससे पता चल जाएगा आपको समझ में कितना आ रहा है। हाँ जी, हमारा क्वेश्चन जो है वो है u बराबर a एक्स स्क्वायर माइनस बी डी एक्स क्यू। ठीक है, कोई क्वेश्चन दे रखा है। क्वेश्चन का मतलब पोटेंशियल एनर्जी की कोई इक्वेशन दे रखी है, और हमसे ये पूछा है कि हमको x का वैल्यू बताओ, मतलब हमको वो स्थिति बताओ, पोजीशन बताओ जिस पर हमको मिनिमम मिले या क्या मिले? u मिनिमम। और यही हमारा क्या होता है? मिनिमा का पॉइंट होता है। हमने आपको समझाए थे u मिनिमम जहाँ होगा वो मिनिमम मिलेगा, और u में मैक्सिमम जहाँ होगा वो मैक्सिमम मिलेगा। तो हमको क्या करना है? वो पोजीशन पता लगाना है, और आपके ऑप्शन दे रखे हैं x बराबर a/3d, ऑप्शन बी x बराबर a/d, x बराबर 0 और x बराबर d/3a। तो ये आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं, आपको बताना है कि किस पॉइंट पे हमको मिनिमा मिलेगा। हम आपको थोड़ा सा समझा दें, वैसे आपको पैटर्न पता है कि सर मैक्सिमा के लिए और मिनिमा के लिए सबसे पहले तो हम क्या करते हैं? du/dx करते हैं, इसको 0 के बराबर लिखते हैं, और 0 के बराबर करने के बाद, 0 के बराबर करने के बाद आपको x का वैल्यूज़ मिलते हैं, 1 या 2 वैल्यूज़ मिलेंगी। तो उन x या x की वैल्यूज़ को
इसके डबल डेरिवेटिव में रखते हैं और उसके डबल डेरिवेटिव में रख के हम ये देखते हैं कि ये पॉजिटिव आता है या नेगेटिव आता है। यदि पॉजिटिव आया तो हम घोषित कर देते हैं कि सर ये मिनिमा वाला पॉइंट है, और यदि ये नेगेटिव आता है तो हम कह देते हैं कि मैक्सिमम पॉइंट है। तो हम आपको बता देते हैं कि ऐसा होता क्यों है। इसका ग्राफ यदि हम बनाने की कोशिश करें तो वही पैटर्न आएगा, कुछ इस तरह का ही ग्राफ आएगा। हाँ जी, सबसे पहले हमने du/dx बराबर 0 क्यों किया x की वैल्यूज़ के लिए। हमसे क्या पूछा गया है कि आप मिनिमा या मैक्सिमा बताओ। तो मिनिमा और मैक्सिमा पॉइंट कौन कौन से हैं? सर ये तो मिनिमा है और ये मैक्सिमा है। तो हम क्या जानते हैं कि मिनिमा पॉइंट पे du/dx मतलब स्लोप कितना मिलता है? 0, क्योंकि टेंजेंट कितनी आती है? 0 आती है। यहाँ भी कितना है? du/dx बराबर 0। इसका मतलब चाहे मैक्सिमा पॉइंट हो चाहे मिनिमा पॉइंट हो, दोनों के लिए u और x के ग्राफ का जो डेरिवेटिव है वो कितना आना चाहिए? 0 आना चाहिए। या ये कह सकते हैं कि मैक्सिमा और मिनिमा पॉइंट के लिए जो ux का स्लोप है वो 0 आना चाहिए। अब 0 हमने करके x का वैल्यूज निकाल दिए। अब x की जो वैल्यू आई है हो सकता है इस पॉइंट के लिए हो, कौन सी वैल्यू? फॉर एग्जांपल आपको x1 मिल गया हो, फॉर एग्जांपल आपको x2 मिल गया हो। तो यहाँ 0 रखने के बाद x की 2 वैल्यू मिली, x1 मिल गई और x2 मिल गई। अब हमको ये नहीं पता कि ये मिनिमा की है या ये मिनिमा की है, तो इसको चेक करने के लिए हम क्या करते हैं? डबल डेरिवेटिव करते हैं, और डबल डेरिवेटिव करके हम x की वैल्यू इसमें पुट करते हैं, फिर चेक करते हैं कि ये प्लस आ रहा है कि नेगेटिव आ रहा है। क्यों करते हैं डबल डेरिवेटिव? ये ग्राफ जो है आप देख रहे होंगे, ये है ग्राफ x² का पैराबोला बन रहा है, तो u प्रोपोर्शनल टू x² का ग्राफ है। हम थोड़ा सा ऊपर जाएं, यहाँ ग्राफ को थोड़ा सा और स्पष्ट कर दें तो इस पॉइंट पे जाएंगे, हम थोड़ा सा डिस्प्लेस हुए तो इस पॉइंट पे हमको du/dx कैसा मिलेगा? पॉजिटिव मिलेगा, क्योंकि कैसा है? लेस देन 90 है, और लेस देन 90 है तो tan थीटा पॉजिटिव, तो du/dx पॉजिटिव। u कितना है? x² है। करो एक बार, du/dx बराबर कितना है? लगभग, चलो ऐसा करते हैं, इसको कोई कांस्टेंट मान लेते हैं, u प्रोपोर्शनल टू x², तो u बराबर kx² लिख देते हैं। अब इसका डेरिवेटिव करो, du/dx बराबर कितना आया सर? 2kx आया। कितना आया? 2kx। और ये क्या है? ये पॉजिटिव क्वांटिटी है, और यही हम समझा रहे हैं कि इस पॉइंट पे इसका जो स्लोप है वो कैसा आया? पॉजिटिव आया, पॉजिटिव आ रहा है। लेकिन हमको स्लोप एक बार डेरिवेटिव करने से या स्लोप से हमारा काम नहीं होगा, डबल डेरिवेटिव करना पड़ेगा। डबल डेरिवेटिव कैसा आया? वो भी पॉजिटिव आया। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि ये ग्राफ x² का ग्राफ है, यदि इसका हम डबल डेरिवेटिव करते हैं तो पॉजिटिव आता है इस पॉइंट पे। लेकिन यदि हम यहाँ इस पॉइंट पे थोड़ा सा डेरिवेटिव करते हैं तो यहाँ डबल डेरिवेटिव आएगा हमारा नेगेटिव, क्योंकि ये ग्राफ किसका है? u प्रोपोर्शनल टू -x² का। ठीक है, तो हमको क्या मिलेगा? d²u/dx² क्या मिलेगा? नेगेटिव मिलेगा। किसके लिए? मैक्सिमा पॉइंट के लिए, और मिनिमा पॉइंट के लिए डबल डेरिवेटिव क्या मिलेगा? पॉजिटिव मिलेगा। तो इसकी वजह से हम ये सारा पैटर्न अपनाते हैं। अब हम सवाल पे करते हैं, बहुत ज़्यादा समझा दिया, फिर ओवरफ्लो हो जाएगा। चलिए सर, हाँ जी, क्वेश्चन करते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। पहला चलो करो सिंगल डेरिवेटिव, du/dx। क्यों कर रहे हैं साहब इसको? x का वैल्यू निकालने के लिए, हमको पता चल जाए मिनिमा कौन सा होगा और मैक्सिमा कहाँ होगा। तो हमने डेरिवेटिव किया सिंगल इसका, तो आया सर 2ax माइनस 3bdx² बराबर 0 अकॉर्डिंग टू नियम अनुसार। तो हमने x कॉमन निकाल दिया सर, कितना आ गया जी? x आ गया 2a और माइनस 3bdx बराबर कितना? 0। दो वैल्यू मिल गई सर, एक तो x बराबर 0 है और दूसरा इसको हम उधर लेके जाएंगे तो क्या लिख सकते हैं? 2a बराबर 3bdx, और यदि x निकालें तो कितना आ जाएगा? 2a/3bd, ऐसा कुछ मिल जाएगा। ठीक है,
तो हमारे पास दो वैल्यू है, x बराबर 0 और x बराबर 2a/3bd। अब हम चेक करते हैं कि किस वैल्यू के लिए हमको मिनिमम मिलेगा। तो क्या करते हैं, डबल डेरिवेटिव कर देते हैं और डबल डेरिवेटिव करके वैल्यू रख देंगे। यदि हमारा मिनिमम आया मतलब पॉजिटिव आया तो हम क्या कहेंगे कि ये हमारा मिनिमम पॉइंट है, और यदि नेगेटिव आया तो हम क्या कहेंगे कि हमारा मैक्सिमम पॉइंट है। चलिए डबल डेरिवेटिव करो भाई इसका, d²u/dx² बराबर, हाँ जी क्या लिखें, 2a माइनस 3bd x² है तो 6 हो जाएगा, 6bdx। पहला पॉइंट क्या है, x बराबर 0 रख दो, d²u/dx² बराबर 2a माइनस 6bd0 कितना आया 2a। एक पॉजिटिव कांस्टेंट है तो कहने का मतलब क्या आ गया, पॉजिटिव। इसका मतलब क्या हुआ सर, ये ग्राफ जो होगा वो u प्रोपोर्शनल टू x² का ग्राफ होगा, और यदि u प्रोपोर्शनल टू x² का ग्राफ है तो ये मिनिमम पॉइंट को शो करेगा, और यदि मिनिमम पॉइंट को शो करेगा तो हमारा पोजीशन हो गया x बराबर 0, कि x बराबर 0 पे हमको क्या मिलेगा, कौन सा ऑप्शन है, ये C है और ये D है। तो हमारा जो C है ऑप्शन वो करेक्ट होगा कि x बराबर 0 पे क्या मिल रहा है हमको, मैक्सिमा। हम क्या करेंगे, फिर ये जो डबल डेरिवेटिव आया है इसमें ये वैल्यू रखेंगे और चेक करेंगे, यदि नेगेटिव आ रहा है तो कौन सा हो जाएगा फिर हमारे पास मैक्सिमा पॉइंट। चलिए ये आप फटाफट नोट कर लीजिए, फिर हम अगला सवाल करवाते हैं। जल्दी नोट कीजिए भाई, कर लिया। चलिए अगला क्वेश्चन बड़ा अच्छा है, छोटा सा क्वेश्चन है। वैसे तो इस टाइप के क्वेश्चन हम 11वीं में भी आपको करवाएंगे जब हम SHM पढ़ाएंगे, आपको ऑसिलेशंस पढ़ाएंगे, लेकिन फिर भी हम आपको एक इक्वेशन दे रहे हैं हाँ जी, आपको इक्वेशन दे रहे हैं एक f बराबर -2x-2 का होल स्क्वायर। चलिए क्यूब कर लेते हैं। बताइए इस क्वेश्चन में ये जो हमने दिया है ये ऑसिलेटरी मोशन शो करेगा या नहीं करेगा। वापस बता रहे हैं, ये इस फोर्स के दरमियान या इस फोर्स के लिए जो मोशन हो रही है वो ऑसिलेटरी होगी या नहीं होगी, ये आपको जज करना है। बताओ भाई आंसर। ऑसिलेटरी मोशन की कंडीशन याद करो, आंसर ये आना चालू हो जाएगा। क्या कंडीशन होती है ऑसिलेटरी मोशन की भाई? सर उसकी क्या है, कोई कंडीशन थोड़ी है सर, वो तो इतनी सी बात है कि इर्द गिर्द मोशन होने चाहिए, दोनों तरफ मोशन होनी चाहिए। मतलब ये कि यदि पार्टिकल इस पॉइंट पे जाए तो स्लोप कैसा है, पॉजिटिव है, क्योंकि थीटा बहुत छोटा है ना, थीटा 90 है तो tan थीटा का मतलब स्लोप कैसा है, पॉजिटिव है। तो फोर्स कैसा है सर, नेगेटिव है। इसका मतलब फोर्स नीचे की तरफ लगेगा जिसको रिस्टोरिंग फोर्स कहते हैं। और यदि हम इधर जाएं तो फोर्स इधर लगेगा पॉजिटिव की तरफ। आ गया बस समझ में? चेक कर लेते हैं। पहले तो इसका मीन पोजीशन कहाँ होगा सर, मीन जो पोजीशन होती है ना उसमें फोर्स 0 होता है, तो हम भी चेक कर लेते हैं फोर्स 0 कब होगा, x बराबर 2 पर। जैसे ही आप x बराबर 2 लिखोगे फोर्स क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसका मतलब ये जो x बराबर 2 है ये हमारी क्या है, मीन पोजीशन है। मतलब यहाँ उसका मीन पोजीशन है, संतुलन बिंदु है। फिर हम क्या देख रहे हैं, फिर हम देखें कि यदि हम इधर जाएं मतलब x इज ग्रेटर देन 2 वाले पार्ट में जाएं तो x का वैल्यू यदि 2 से ज़्यादा होगा तो ज़्यादा होने की वजह से ये क्वांटिटी पॉजिटिव, और पॉजिटिव का क्यू क्या आएगा, पॉजिटिव मल्टीप्लाई होगा नेगेटिव से, तो फोर्स कैसा आ जाएगा इसके लिए, नेगेटिव। समझो वापस, x बड़ा है 2 से तो पूरी क्वांटिटी पॉजिटिव का क्यू भी पॉजिटिव, और पॉजिटिव का जब मल्टीप्लाई नेगेटिव से होगा तो क्या मिलेगा, फोर्स नेगेटिव। मतलब पार्टिकल इधर गया, फोर्स इधर लग रहा है। इसका मतलब ऑसिलेटरी मोशन हो सकती है। आ जाओ, इधर क्या होता है सर, इधर होता है x लेस देन 2। यदि पार्टिकल इधर जाएगा तो क्या होगा, x 2 से छोटा होगा। x यदि 2 से छोटा है
तो ये क्वांटिटी कैसी, नेगेटिव। नेगेटिव का क्यों नेगेटिव होता है, और नेगेटिव नेगेटिव का मल्टीप्लाई होगा पॉजिटिव, इसका मतलब फोर्स क्या आएगा यहाँ पे, पॉजिटिव। और पॉजिटिव आने की वजह से ये फोर्स लगेगा इधर, तो इसका मतलब ये ऑसिलेटरी मोशन है, क्योंकि पार्टिकल जब इधर जा रहा है तो रिस्टोरिंग फोर्स इधर लग रहा है, पार्टिकल जब इधर जा रहा है तो रिस्टोरिंग फोर्स उधर लग रहा है। इसका मतलब इसकी गति जो है वो एक पॉइंट के आसपास ही हो रही है, तो ये कौन सी मोशन हो जाएगी, दोलनी गति या ऑसिलेटरी मोशन। चलो फटाफट नोट करो, अगला सवाल देते हैं, खुद चेक करके बताना ऑसिलेटरी होगी या नहीं होगी। अब सारे सवाल कॉन्सेप्ट से होने चाहिए, क्योंकि वहाँ रटना काम नहीं आएगा। एक बात आज उतार लो दिमाग में, कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो रटने की होती हैं, बाकी का काम नहीं आती बिल्कुल। अगला क्वेश्चन देखो भाई, फोर्स बराबर -2x-2 का होल स्क्वायर। चलो बता दो क्या आंसर आएगा, मोशन ऑसिलेटरी होगी या नहीं होगी, क्या आंसर है आपके, आप भी बताओ सर। मीन पोजीशन ढूंढो सर, वही है x बराबर 2 पे मीन पोजीशन है, ये रहा x बराबर 2 और ये आ गई मीन पोजीशन। चलिए पार्टिकल को सर थोड़ा सा इधर डिस्प्लेस करो, मतलब आप चाहते हैं ग्रेटर देन 2 पे करें तो कर देते हैं। जैसे ही हमने x ग्रेटर देन 2 किया तो ये पूरी क्वांटिटी पॉजिटिव, पॉजिटिव का स्क्वायर पॉजिटिव, और पॉजिटिव जब नेगेटिव से मल्टीप्लाई होगा तो फोर्स आ जाएगा आपका नेगेटिव। ठीक, थोड़ा जल्दीबाजी तो नहीं कर रहे हैं हम। यदि आप थोड़ा सा आगे जा रहे हैं, इसका मतलब आप x का मान 2 से ज़्यादा कर रहे हैं, तो जब x का वैल्यू 2 से ज़्यादा होगा तो ये पूरी क्वांटिटी पॉजिटिव होगी, और पॉजिटिव क्वांटिटी का स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव मिलता है। तो यदि ये पूरा पॉजिटिव है तो मल्टीप्लाई होगा नेगेटिव के साथ, तो आंसर आ जाएगा नेगेटिव। मतलब पार्टिकल आगे जाने की कोशिश करेगा, फोर्स पीछे की तरफ खींचेगा, यहाँ तक ऑसिलेटरी मोशन है। अब हम जाना चाहते हैं इधर, इधर क्या है सर, इधर x से 2 से छोटा है x। यदि x 2 से छोटा है, ये क्वांटिटी कैसी सर, ये नेगेटिव। नेगेटिव का यदि स्क्वायर करते हैं तो वो पॉजिटिव आता है। -1 का स्क्वायर क्या आता है, +1। -2 का स्क्वायर क्या आता है, +4। तो नेगेटिव का स्क्वायर क्या आता है, पॉजिटिव, और जब पॉजिटिव का मल्टीप्लाई होगा वो नेगेटिव से तो नेगेटिव। इसका मतलब यहाँ फोर्स कैसा है, नेगेटिव। तो यहाँ फोर्स इधर लगेगा, यहाँ किधर लग रहा है, इधर। इसका मतलब पार्टिकल लौट के वापस जाएगा ही नहीं। आया, दोनों ही स्थितियों पे आगे जा रहे हैं तब भी फोर्स इधर, और इधर आगे की तरफ आ रहे हैं तब भी फोर्स इधर। इसका मतलब पार्टिकल इधर आ जाएगा, उधर जाएगा नहीं लौट के। तो एक पॉइंट के इधर उधर मोशन नहीं हुई, या कहें तो एक पॉइंट के दोनों तरफ फोर्स जो हैं वो हमारी डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में नहीं हुए। इस वजह से ये मोशन कैसी नहीं होगी, ऑसिलेटरी मोशन नहीं होगी। यदि ये ऑसिलेटरी मोशन नहीं है तो ये पीरियोडिक भी नहीं होगी, और यदि पीरियोडिक नहीं है तो एसएचएम भी नहीं होगी। मतलब ऑसिलेटरी नहीं है, ना तो पीरियोडिक है और ना एसएचएम है। ये क्या है, ये ऑसिलेटरी है तो ये पीरियोडिक भी होगी, और एसएचएम के लिए हमारे प्रोपोर्शनल टू एक्स होना चाहिए, लेकिन प्रोपोर्शनल टू एक्स नहीं है। इसका मतलब ये एसएचएम नहीं है, केवल क्या है, ऑसिलेटरी। फटाफट इसको आप लिख लें, फिर हम अगला न्यूमेरिकल आपको देते हैं, या अगला टॉपिक करवा देते हैं। न्यूमेरिकल तो करवाते रहेंगे, फटाफट नोट कर लें आप इसको। हाँ जी, ठीक है। अभी हम एक इक्वेशन निकाल के आए थे रीस्टोरिंग फोर्स की। तो हमारा जो टारगेट है वो एसएचएम मोशन का है, तो हम एसएचएम मोशन की डिफरेंशियल इक्वेशन निकालना चाहते हैं। तो भले ही आप टॉपिक डाल सकते हैं सरल आवर्त गति की अवकल समीकरण या डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एसएचएम मोशन, सिंपल हार्मोनिक मोशन। ठीक है, तो एसएचएम मोशन के बारे में हम उसका इक्वेशन निकाल रहे हैं। कौन सा, डिफरेंशियल इक्वेशन। फोर्स क्या पढ़ा था सर, रीस्टोरिंग फोर्स -kx। माइनस क्या बताता है, माइनस क्या कहता है आपसे कि यदि आपका x पॉजिटिव है, मतलब आपका डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव डायरेक्शन में है, तो फोर्स लगेगा आपको उल्टी डायरेक्शन में, तभी तो लौट के आएगा वो। दूसरा क्या कहता है कि यदि x आपका नेगेटिव डायरेक्शन में है तो फोर्स होगा आपका पॉजिटिव डायरेक्शन में, उल्टी दिशा में। इसका मतलब आप इधर जाना चाहते हैं तो फोर्स आपको इधर लेके आ जाएगा। इसका मतलब वो एक पॉइंट के दोनों तरफ मोशन करवाएगा, और यदि डिस्प्लेसमेंट छोटा है तो किसके लिए हो जाएगी, एसएचएम के लिए। चलिए एफ को क्या लिख सकते हैं सर, इसको लिख सकते हैं पार्टिकल का मास, उसका एक्सेलरेशन और -kx। एम को नीचे ले जाओ सर।
ए को क्या लिख सकते हैं, ए को लिख सकते हैं डबल डेरिवेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट, डबल डेरिवेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट लिख दिया। क्या लिखा, माइनस के बाई एम इंटू एक्स। उधर अच्छा नहीं लग रहा, ये इधर ले आओ। बराबर 0, थोड़ा सा अजीब लग रहा है, एक काम और कर सकते हैं। ये लो जी, ये क्या कर दिया, ये बहुत अच्छी व्यवस्था कर दी आपके लिए, आसान हो गया, अब याद हो जाएगा। ओमेगा क्या है, ओमेगा है एंगुलर फ्रिक्वेंसी या एंगुलर वेलोसिटी, दोनों ही होता है क्योंकि दोनों का यूनिट सेम है, ध्यान रखना। तो एंगुलर फ्रिक्वेंसी या एंगुलर वेलोसिटी, तो हम लिख देते हैं ओमेगा क्या है, एंगुलर फ्रिक्वेंसी लिख देते हैं, बराबर किसके है, रूट के बाई एम के। क्यों है, क्योंकि हम जानते हैं ओमेगा नॉट स्क्वायर बराबर किसके लिखा है हमने, के बाई एम के लिखा है, और ओमेगा नॉट क्या आ जाएगा सर, रूट के बाई एम आ जाएगा। ठीक है, चलिए दूसरा, ये एंगुलर फ्रिक्वेंसी तो आपने लिख दी सर, अब लीनियर फ्रिक्वेंसी बताओ। तो हम रिलेशन जानते हैं, ओमेगा बराबर होता है 2 पाई एफ। ओमेगा हमारी एंगुलर फ्रिक्वेंसी, एफ जो हर्ट्ज में होती है ये होती है हमारी रेखीय आवृत्ति या लीनियर फ्रिक्वेंसी। तो हम क्या लिखेंगे, रूट के बाई एन। तो एफ बराबर कितना आ गया, 1/2 पाई रूट के बाई एम। सर लगे हाथ अब टाइम पीरियड भी बता दो। तो टी बराबर हमने पढ़ा है 1/f, तो एफ बराबर कितना आ जाएगा, उल्टा कर दो सर, एम बाई, अरे इसको उल्टा कर दो, फ्रिक्वेंसी को क्या लिखेंगे 2 पाई और एम बाई के। तो हमको ये ध्यान रखना आप है ना, ये डिफरेंशियल इक्वेशन है किसकी, एसएचएम मोशन की। आप लिख देना डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एसएचएम मोशन या एसएचएम मतलब सरल आवर्त गति के लिए अवकल समीकरण। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखना। ओमेगा नॉट बराबर रूट के बाई एम, वैसे आप जानते होंगे बचपन से, लेकिन कोई बात नहीं क्योंकि काफ़ी बार आ जाता है ये। हाँ जी, ओमेगा बराबर 2 पाई एफ, दोनों में ध्यान रखना अंतर होता है। ओमेगा यदि आपको मिले और मात्रक दे रखा है रेडियन अपॉन सेकेंड, तो आप समझेंगे, चलो छोड़ो, आपको दे रखा है 50 रेडियन अपॉन सेकेंड, तो आप क्या समझेंगे, लीनियर फ्रिक्वेंसी या एंगुलर फ्रिक्वेंसी, मतलब रेखीय आवृत्ति या कोणीय आवृत्ति। सर मात्रक जो है वो कोणीय आवृत्ति का है, तो 50 क्या है, कोणीय आवृत्ति मतलब ओमेगा दे रखा है। और यदि आपको लिखा है 50 हर्ट्ज, इसका मतलब क्या होगा, लीनियर फ्रिक्वेंसी दे रखी है, रेखीय आवृत्ति दे रखी है, ध्यान रखना। ठीक है, कभी कभार हो सकता है इसको 50 रेडियन पर सेकेंड को एंगुलर वेलोसिटी भी बोलते हैं, क्योंकि दोनों का जो मात्रक है वो सेम होता है, यूनिट सेम होती है, क्योंकि एंगुलर जो वेलोसिटी होती है वो डिफरेंशिएशन ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टी ये होता है। तो उसका यूनिट आप कैलकुलेट करेंगे तो एंगल बटे टाइम है, रेडियन पर सेकेंड आएगा। नोट कर लो, फिर कुछ न्यूमेरिकल आपको अच्छे और करवाते हैं, फटाफट नोट करें आप।